नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह फिजिक्स दोस्त चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी टैगलाइन है, वी जनरेट कंसेप्ट्स एंड किल ऑल डाउट्स। हर तरह के डाउट्स हमको किल करते हैं। आज का हमारा सब टॉपिक है मोशन इन प्लेन में स्केलर प्रोडक्ट। उसको हम डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले क्या है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये पहले तो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर ये दो प्रकार से होता है। पहला है आपका स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, डॉट ऑब्लिक क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले मेरे को जो मैं कंसेप्ट आपको क्लियर करना चाहता हूं वो ये है कि इनकी आवश्यकता क्या पड़ी, ऐसी क्या है कि ये अलग अलग प्रोडक्ट बनाने पड़े और ये अलग अलग क्यों बने और ऐसा क्यों है ये आपको मालूम। नीड, सबसे पहले यही क्वेश्चन आ रहा था कि नीड क्या है, ये क्या अलग अलग सिस्टम बनाने की आवश्यकता थी। तो देखिए ऐसा है, प्रोडक्ट में क्या होता है, दरअसल में कोई भी दो क्वांटिटीज आपस में मिल करके क्या करती है कि नई क्वांटिटी को जन्म देती है, यानी मल्टीफोल्ड होता है उनके अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है। हमेशा कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन क्या हो सकता है, दो तरह से हो सकता है कि उनका रिजल्टेंट क्या है। तो देखिए, अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज़ एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट इस तरह से डाल रही है कि वो मल्टीफोल्ड हो रही है, प्रोडक्ट हो रहा है, उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और उनका रिजल्टेंट क्या है, खुद वेक्टर है, तो हमें एक अलग तरीके से उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यदि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्टेंट स्केलर प्रोडक्ट है तो हमें एक अलग तरीके से उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये रिजल्टेंट की वजह से, क्योंकि रिजल्टेंट किसी मल्टीप्लिकेशन में रिजल्टेंट क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी आती है, और किसी मल्टीप्लिकेशन के अंदर रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी आती है, क्योंकि ये अलग अलग आ रही है, एक में स्केलर आ रही है, एक में स्केलर प्लस वेक्टर दोनों आ रही है। तो इस तरह के बाइफर्केशन की वजह से हमें दो तरह के प्रोडक्ट की आवश्यकता पड़ी थी। यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, इस तरह से रिलेटेड हैं कि उनको आपस में एक दूसरे का इफेक्ट मल्टीफोल्ड तो होता है, लेकिन रिजल्ट क्या आता है, वेक्टर आता है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आती है। तो उनको फाइंड आउट करने के लिए हमें वेक्टर प्रोडक्ट की आवश्यकता पड़ी। और अगर सिंपल मैग्नीट्यूड आता है तो उसे स्केलर। तो ये तो थी नीड, और यही आपको पहचानना है कि आपको कोई भी दो क्वांटिटीज दे दी है तो कहाँ तो वेक्टर लगाना है और कहाँ स्केलर प्रोडक्ट लगाना है। तो इसकी पहचानने का तरीका यह है कि आप देखिए उनका रिजल्टेंट क्या है। अगर उनका रिजल्टेंट स्केलर है तो स्केलर प्रोडक्ट लगेगा, और अगर उनका रिजल्टेंट वेक्टर है तो वेक्टर प्रोडक्ट लगेगा। ये याद रखिएगा, यही है सबसे मेन कंसेप्ट की लाइन। यानी कि अब कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहाँ ये डॉट प्रोडक्ट लगेगा और कहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा। ठीक है, यदि बाई चांस मैं डॉट व क्रॉस लगाना भी भूल गया तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये दोनों प्रोडक्ट, दोनों जो पार्टिसिपेंट है वो किस टाइप के हैं और उनका रिजल्टेंट किस टाइप का है। तो उससे हमें अपने आप ही पता लग जाना चाहिए कि यहाँ कौन सा प्रोडक्ट लगेगा। ठीक है, अगर भूल भी गए तो हमें उसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें रिजल्टेंट पता है। रिजल्टेंट अगर इसका वेक्टर है तो क्रॉस प्रोडक्ट ही लगेगा। ठीक है, इसलिए डॉट या क्रॉस नहीं भी लगाया है तो हमें पहचानना आना चाहिए, और इस कंसेप्ट से हम पहचान सकते हैं। ठीक है, अब हम इनको क्या करते हैं, हम इसके लिए दो क्लासेस लेंगे। फर्स्ट क्लास में आज की आपके ले रहा हूँ स्केलर प्रोडक्ट, बहुत वाइड सब्जेक्ट टॉपिक है। तो इसके अंदर सबसे पहले लिया मैंने आपका स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट ले लेते हैं हम, स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट को क्या है, सबसे पहले तो है इसको डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, ये तो हो ही गया। ठीक है, तो इसका सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, फॉर्मूलेटिकल रिप्रेजेंटेशन बोलता हूं फॉर ए एंड बी वेक्टर, फॉर ए एंड बी वेक्टर, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी
इंटू कॉस थीटा एंड नो डायरेक्शंस, कोई डायरेक्शंस की आवश्यकता नहीं है, नो नीड ऑफ डायरेक्शंस, हमें डायरेक्शन की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, एक स्केलर है, ये स्केलर है, ये स्केलर है और ये खुद भी स्केलर है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी स्केलर होता है, तीनों स्केलर का प्रोडक्ट स्केलर ही होगा, हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ये तो है इसका फॉर्मूलेटिकल रिप्रेजेंटेशन स्केलर प्रोडक्ट का। अब इसको डिफाइन करें हम तो क्या करेंगे, डेफिनेशन है टू फाइंड, तो देखिए इसकी डेफिनेशन है, डिफाइन करना चाहें तो डेफिनेशन इस तरह होगी, डॉट प्रोडक्ट इज द रिजल्ट ऑफ multiplication of magnitude of participants and cosine of angle between them, जो भी पार्टिसिपेंट थे उनके बीच में जो एंगल है उनके पार्टिसिपेंट है। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, ये डेफिनेशन हो गई, रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इंटू बी, यानी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट पार्टिसिपेंट का क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, इंटू एंड यानी तीसरी टर्म्स और है वो है कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में एंगल है। अब आपको जो एंगल है वो एंगल क्या है आपको मालूम होना चाहिए कि भाई एंगल कैसे मेजर किया जाता है। वो आप क्या करोगे, मेरे पुराने वीडियो पिछला वीडियो देखेंगे, उससे आपको एंगल का कंसेप्ट क्लियर करना है और एंगल ढंग से मेजर करना है। ठीक है, अब आते हैं हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस के ऊपर। ठीक है, इसे रब कर देता हूं मैं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट का, तो देखिए ऐसा है कि दो वेक्टर है, मान लीजिए ए और बी, ए और बी, ठीक है, और इनके बीच में एंगल है थीटा। देखिए ए और बी जो है वो कैसे भी हों रखे हुए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने इनको क्या एक दूसरे को इस पोजीशन में लाए हैं। क्यों लाए हैं? क्योंकि हमें क्या है एक्चुअल में इनको को इनिशियल बनाना जरूरी है। को इनिशियल बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स चाहिए, इन दोनों एंगल के बीच का एंगल चाहिए ही चाहिए, इस वजह से इन्हें को इनिशियल बनाना जरूरी है। इसलिए इनको वेक्टर्स को हमेशा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में ऐसे लिखना, ऐसे ड्रॉ करना जरूरी है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, देखिए आप इनको हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस ए को क्या कर सकते हैं, एक्स एक्सिस पे ले सकते हैं, तो बी क्या होगा, नीचे चला जाएगा। या तो ये कर सकते हैं हम, या हम करते हैं बी को एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं तो ए क्या होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। तो अब ध्यान से देखिए आप, एक्चुअली में क्या है, जब भी हम क्या करते हैं इसका, तो इसको जैसे भी एक्सिस को लेते हैं तब यदि हमने क्या ए को एक्स एक्सिस पे ले लिया तब क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आप, बी का एक्स एक्सिस में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ बी इन, या तो एक्स एक्सिस बोलने के बजाय ज्यादा सही अच्छा ये होगा कि मैं बोलूं कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए बोलता हूं मैं, तो वो क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, ज्यादा अच्छा है। कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए इज बी कॉस थीटा, यहां से देखिए आप। और इसी को चेंज कर देता हूं मैं, कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी इज ए कॉस थीटा। तो देखिए एक्चुअल में डॉट प्रोडक्ट क्या है, कुछ भी नहीं है। डॉट प्रोडक्ट क्या है, जो दोनों पार्टिसिपेंट है उनके सेम डायरेक्शंस के मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शंस के कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन है, बस सेम डायरेक्शन के कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन है ओनली, और कुछ भी नहीं है। देखिए मैं दोनों तरह से करके बताता हूं। फर्स्ट ये इस तरह से करता हूं तो दोनों का जो
प्रोडक्ट है वो क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए आप बी डॉट सॉरी बी का कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में होना चाहिए ना, तो बी कॉस थीटा इंटू ए, तो ये क्या बन गया, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये बना। ऐसे ही इसको करता हूं चेंज, तो ये क्या हो जाता है, कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी, तो सेम डायरेक्शन वालों का मल्टीप्लाई करना था, ए कॉस थीटा इंटू बी, ये क्या बन गया, ये भी ए बी कॉस थीटा ही बन गया। यानी कि जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, उन दोनों प्रोडक्ट के सेम डायरेक्शंस के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सेम डायरेक्शंस के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करते ही उनका डॉट प्रोडक्ट सेम डायरेक्शन के कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो उनका क्या हो जाएगा, हमारे को डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, इसका स्टेटमेंट होगा डॉट प्रोडक्ट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेम डायरेक्शनल पार्टिसिपेंट। या मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेम डायरेक्शंस, कंपोनेंट होना जरूरी है, कंपोनेंट्स ऑफ सेम डायरेक्शनल पार्टिसिपेंट। ठीक है, सेम डायरेक्शन जो कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट्स ऑफ सेम डायरेक्शन के अंदर दोनों वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा उनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, उनके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। यहां से देखा हमने बी का डायरेक्शन ए में कंपोनेंट है बी कॉस थीटा, तो यानी कि हमको क्या करना है, ए और बी कॉस थीटा क्या दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए और बी कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर दो, डॉट प्रोडक्ट आ जाए। सेकंड पार्ट ये है, कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी इज ए कॉस थीटा, तो बी और ए कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब भी आपका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। यानी कि जो पार्टिसिपेंट है उनके जो कंपोनेंट्स, जो भी कंपोनेंट्स है, खुद हो या वो हो, दोनों के सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो वो कंपोनेंट से वो पार्ट्स है उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डॉट प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है, हो गया। अब ये हो गया सेम डायरेक्शन की टर्म्स में ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन किसका, ये आपका स्केलर प्रोडक्ट का। अब स्केलर प्रोडक्ट के एग्जांपल सुनिए आप, जो हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर आते हैं। एग्जांपल क्या है, कोई एग्जांपल दूं मैं आपको। एग्जांपल है, क्या है एग्जांपल, वर्क। तो वर्क क्या है, एक्चुअल में स्केलर प्रोडक्ट है, वो स्केलर क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। वही होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है फोर्स इंटू का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, अभी यहाँ पे क्रॉस और वो नहीं है, ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाइड विथ डिस्प्लेसमेंट, ये होता है। तो अब क्योंकि इन दोनों का क्या है, रिजल्टेंट क्या है, स्केलर है, इस वजह से इनमें क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट लगेगा, यानी फोर्स डॉट विथ डी इज एफ डी कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच में एंगल है, तो इसका ये वर्क का रिजल्टेंट ये होगा। ठीक है, डायरेक्शन इसमें कुछ भी होगी नहीं। ठीक वैसे जैसे मान लीजिए पावर क्या होता है, फोर्स डॉट वेलोसिटी इज इक्वल टू है, तो यानी एफ वी कॉस थीटा, ये है आपकी पावर। ठीक है, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट रिजल्टेंट स्केलर, वो हमारे पावर का रिजल्टेंट है। ये वो एग्जांपल, और भी 2-4 एग्जांपल है, लेकिन वो क्या 12 से रिलेटेड है, इसलिए वो मैं नहीं दे रहा हूं आपको। ठीक है, बहुत है, कितने ही एग्जांपल्स हैं। तो ये हो गया आपका इसका कोई 2 हमारे फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल। अब आते हैं हम इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। थोड़ा सा प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, याद करने की नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको आप सभी प्रॉपर्टीज को क्या करना है, करते जाना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज करने के लिए सबसे पहले मैं डॉट प्रोडक्ट का लिख लेता हूं, ए डॉट बी, ठीक है, ताकि उसको हम प्रॉपर्टीज को समझने में आसानी रहेगी। क्या है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये है प्रॉपर्टीज।
तो देखिए अब क्या है प्रॉपर्टीज। पहला है व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। पहली प्रॉपर्टी तो यही है, जब थीटा 90 हो तो कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया 1। 90 डिग्री होती है कॉस थीटा 1 हो गया, कॉस 90 0 होता है, सॉरी कॉस 90 हो गया 0। कॉस 90 0 हो गया तो ये क्या हो गया ए बी, तब इसमें क्या हो जाएगा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा ए डॉट बी इज 0। ठीक है, जब दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल हो तो रिजल्टेंट हो जाएगा 0, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, यानी दोनों क्या हो सेम डायरेक्शन में हो। तो देखिए आप cos 0 इज इक्वल्स टू हो गया 1, यानी कि a क्रॉस b इज a मल्टीप्लाइड b, और cos 0 यानी 1, यानी मैक्सिमम वैल्यू आएगी यहां पे, बस मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ऐसा हो जब उनके बीच में cos क्या हो 0 हो, यानी कि दोनों वेक्टर्स आपके क्या हो रहे हो सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हो, तब जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा मैक्सिमम होगा, ए बी डायरेक्ट। थर्ड है व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया cos 180 डिग्री। अब देखिए ऐसा है कि ये cos 180 डिग्री है, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो सीधी सी बात है cos 180 होता है 1, cos 180 की वैल्यू तो होती है 1, लेकिन ये प्लस होगी या माइनस होगी, इसके लिए हम क्या करेंगे हमारा ये याद करेंगे। ठीक है, ये साइन को रिप्रेजेंट करता है, ये cos को करता है और ये tan को करता है। पिछला वीडियो देखिएगा उससे क्लियर होगा। तो cos क्या होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है, तो क्योंकि ये 180 क्या है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में है, इस वजह से ये माइनस ही होगा। तो cos 180 क्या हो गया 1। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई दो वेक्टर एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा ए डॉट बी। ठीक है, जब उनका क्या हो ए बी cos 180 हो, 180 तभी होगा ना, इनवर्स हो तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी बिल्कुल, यानी कि नेगेटिव मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा। ठीक है, फोर्थ, यदि आपने क्या किया है, यदि आपने सेम को सेम से मल्टीप्लाई किया है तो ए क्रॉस डॉट ए क्या होगा, वो भी क्या होगा ए स्क्वायर होगा। ये प्रॉपर्टी हो गई, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पता है ना आपको, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो वो कंपोनेंट्स कौन कौन से थे बेटा, आई जे और के कैप, ये यूनिट वेक्टर्स के हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के। ठीक है, तो इनको अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा डिटेल में आगे भी लेंगे, पर एक बार यहां देख लेते हैं। आई इंटू आई क्या हो जाएगा 1। ठीक है, आई इंटू जे कैप इंटू जे क्या हो जाएगा 1, और के इंटू के क्या हो जाएगा 1, और इनके अलावा बाकी आई इंटू अदर जो ये आपस में 90 डिग्री है उनका क्या हो जाएगा 0, जे इंटू के हो जाएगा 0, और आई इंटू के क्या हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि सेम एंगल इन दोनों क्या हो गया, आई इंटू आई क्या हो गया एंगल 0 हो गया, एंगल 0 होते इनके यूनिट वेक्टर है तो उनकी मैग्नीट्यूड तो 1 1 है ही, तो आई इंटू आई तो 1 हो गया, जे इंटू जे 1 हो गया, के इंटू के 1 हो गया। सेम को सेम से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। और अगर आप आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो उनका क्या हो जाएगा 0 0 0 हो जाएगा। इस तरह से ये आपकी प्रॉपर्टीज होती है। अब और कुछ एक प्रॉपर्टीज और हैं, वो मैं आपको और बताता हूं। जैसे सबसे पहले कम्युटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, कम्युलेटिव को ये इसको करेंगे हम स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, कम्यूलेटिव प्रॉपर्टीज होती है इसमें। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है।
चाहे आप ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, दोनों का रिजल्टेंट एक ही होता है। ठीक है, इसे मैं आपको प्रूव करके बताता हूं। इसे हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। कैसे? बहुत आसान है, देखिए आप कैसे प्रूव करते हैं। मान लेते हैं एक बार के लिए कि चलो ये होता है या नहीं होता हमें पता नहीं है, तो देखिए आप क्या है, इनको ड्रॉ करो। ये हो गया ए, देखिए ये ड्रॉ हो गए। क्या है ये है आपका ए और ये है आपका बी। ठीक है, ए डॉट बी यानी ए को डॉट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी से, यानी फर्स्ट वेक्टर कौन सा हो गया, ए हो गया। फर्स्ट वेक्टर हो गया ए, और इसको मैं थोड़ा सा यहां कर दूं तो भी कोई दिक्कत है क्या? चलो ये बी मैंने क्या कर दिया, ए यहां ले लिया, ए डॉट बी। इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से भाई, इस तरह से हो क्वेश्चन तो क्या करेंगे आप, ए डॉट बी और बी डॉट ए। तो एंगल क्या हो रहा है, यहां से ये बन रहा है एंगल, ये कितना है, थीटा। ठीक है, ए डॉट बी में एंगल क्या दरअसल यहां से बनेगा, ये एंगल बना है ये ए से बी के बीच में एंगल, दोनों क्या है, एक दूसरे के वो है। अब ये भी ध्यान देना पड़ेगा, ए डॉट बी है तो एंगल क्या होना चाहिए, मेजर कहां से होगा, ए से बी में एंगल मेजर करना होगा। और बी डॉट ए में एंगल हमें कहां से मेजर करना पड़ेगा, यहां से करना पड़ेगा, ये। ठीक है, तो जब ए डॉट बी हम अप्लाई करते हैं तो एंगल ये लगेगा, और बी डॉट ए करते हैं तो एंगल ये लगेगा, क्योंकि हमको स्टार्टिंग कहां से करना पड़ेगा, एंगल मेजर करना, स्टार्टिंग पॉइंट जो पहला होता है उससे स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, ए डॉट बी तो का फिगर ये हो गया, और बी डॉट ए का फिगर हो गया ये। ठीक, तो अब मैं क्या करता हूं, अप्लाई कर देता हूं। देखिए ये अगर थीटा है तो ये क्या हो गया, 360 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, 360 माइनस थीटा हो गया ना ये। तो अब मैं लिखता हूं, देखिए आप, ए डॉट बी क्या हो गया यहाँ पे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, दोनों का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा हो गया। ठीक है, फिर दूसरा बी डॉट ए क्या हो गया, बी इंटू ए इंटू कॉस 360 माइनस 0 थीटा हो गया ये। क्यों? क्योंकि जब हम क्या करते हैं, इसी सेंस में, इसको भूल जाइए, हम क्या करते हैं, ये हमारा एक्चुअल पोजीशन थी, अब इसी कंडीशन में हमारे को इन्वर्स करना है ना। देखिए वो डायग्राम अलग था, हमें क्या करना है, इसी सिचुएशन में दोनों की बात करनी है, इसी सिचुएशन में दोनों की बात करनी है। तब हम क्या करेंगे, बी क्रॉस ए बात कर रहे हैं, तो अब एंगल को कहां से मेजर किया जाए, बी टू लेके ए तक मेजर करना पड़ेगा। तो बी से लेके एंगल मेजर, क्योंकि एंगल का एक रूल होता है, वो क्या होता है, अगर पॉजिटिव रखना है तो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना पड़ेगा। तो यदि मैं क्या करता हूं, इसमें बी डॉट क्रॉस ए करता हूं तो बी से ए मेजर करता हूं, तो मैं बी से ए इधर कर देता हूं मेजर। अगर यहां से इस साइड में मेजर करता हूं तो वो एंगल नेगेटिव हो जाता है। ये भी मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था। तो अब क्या है, क्योंकि हमारे को एंगल मेजर करना पड़ेगा इधर से, इस कंडीशन में, तो ये 360 माइनस 0 हो गया। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत? अब मैं क्या करता हूं, इसको एक बार भूलते हुए सिर्फ cos 360 माइनस थीटा की बात करता हूं। ठीक है, 360 माइनस 0। अब क्या है, इसके लिए हमने पिछले वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन, एक क्या है, एक रिलेशनशिप पढ़ी थी। वो रिलेशनशिप थी क्या, cos इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 या पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, अगर cos इवन मल्टीपल ऑफ वो है तो वो cos थीटा ही होता है, प्लस माइनस cos थीटा ही होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये एक्चुअल में क्या है, cos पाई बाई 2 यानी पाई बाई 4 पाई बाई 2 माइनस थीटा है। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, प्लस माइनस cos थीटा ही होगा। ठीक है, cos 4 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकता हूं। तो देखिए ये cos पाई बाई 2 के लिए रूल बनाया था हमने कि cos ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा हो, यदि आपके पास में कोई एक ऐसा एंगल दिया हुआ है तो उसका आंसर प्लस माइनस cos थीटा ही होगा। लेकिन यदि यहां पे क्या होता, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो जाता
तो यहां पे क्या आ जाता, कॉस थीटा की जगह साइन थीटा आ जाता, ठीक है, और साथ में प्लस माइनस तो लगता ही लगता, ठीक है। तो अभी तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ है इसके अंदर कि भाई cos 360 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस और माइनस, ठीक है। अभी तक देखिए हमें इस फॉर्मूले से इतना ही पता लगा है, ठीक है, इस फॉर्मूले से हमें इतना पता लगा। अब प्लस और माइनस कंफ्यूजन कौन दूर करेगा, ये डायग्राम, इस डायग्राम से हमारे को प्लस और माइनस का कंफ्यूजन दूर होगा। तो देखिए इस डायग्राम के अंदर मैंने आपको बताया था इस तरह से करना है। ये दरअसल में क्या करता है, ये इस तरह से क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो लाइन है ना वो साइन को रिप्रेजेंट करती है, यानी इस फर्स्ट और सेकंड के अंदर क्या होगा, साइन, और साइन का रिलेटिव कॉसेक पॉजिटिव होगा। फर्स्ट और सेकंड में क्या होंगे, साइन पॉजिटिव होगा। ऐसी कॉस किस में हो रहा है पॉजिटिव, फर्स्ट और फोर्थ में, फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव हो रहा है। तो ध्यान से देखिए 360 माइनस 0 यानी 360 एंगल तो बना ये, और इसमें से 0 माइनस यानी ये इस क्वाड्रेंट में हुआ, थर्ड में, फोर्थ में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो यानी कॉस 360 माइनस 0 इज कॉस थीटा। तो इसका मतलब कॉस 360 माइनस 0 की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा होगी। यानी कि आप ये और ये तो सेम है ही है, ये और ये तो सेम है, और ये भी सेम है। इसका मतलब क्या हो रहा है, क्रॉस स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहे ए क्रॉस डॉट बी आप कर रहे हो, तो चाहे डायग्राम ऐसे बनाओ, चाहे डायग्राम ऐसे बनाओ। इस वजह से क्या कर रहा था मैंने, ये स्टार्टिंग के अंदर क्या डायग्राम ऐसे ही बना दिया था, बिना लॉ को ध्यान में दिए हुए, बिना किसी रूल को फॉलो करते हुए बना दिया था, तो वो अपना काम चल गया था। अदरवाइज नहीं चलेगा। क्यों, वो चल इसलिए गया था क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। और उसकी वजह से क्या हो रहा था, एक cos थीटा इज इक्वल टू cos 360 माइनस थीटा होता है। इस वजह से ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। यानी कि देखिएगा आप, अब फिर आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूं। इस तरह की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना चाहिए ध्यान से, उसे देखिए ध्यान। इस तरह के सारे एंगल्स के कंसेप्ट मैंने बताए हैं, हर एंगल को हम चेंज कर सकते हैं। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, एक बार जरूर उससे आपको गुजरना चाहिए, एक बार उसको जरूर उसको फॉलो थ्रू कीजिएगा, देखिएगा उसको। अब आते हैं हम लास्ट, आज की वीडियो का टॉपिक है, वो है हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे हम। रेक्टेंगुलर, अगर हमारे को कोई भी वेक्टर क्या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में दिया हुआ है तो उसे कैसे उसका स्केलर प्रोडक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए ए है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे हम, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस बी सॉरी ए जेड के। इसको हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, यानी स्केलर प्रोडक्ट करना है किससे, बी से। बी जो कि क्या है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। इस तरह से हो तो आपको प्रोडक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है, एक शॉर्टकट भी है। पहले मैं आपको शॉर्टकट कराता हूं, फिर उसको थोड़ा लॉन्ग कट करेंगे, क्योंकि शॉर्टकट से क्या होगा आपको, अब आपको क्या करना है एक्चुअल में, जब इस तरह का हो तो वैसे तो देखो नियमानुसार आपको क्या करना है, इसको पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान से देखिए, इसका जैसे ही हमने इससे किया तो ये क्या हो गया, सेम डायरेक्शन के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आ गए, तो इनका रिजल्ट तो निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने इसको इससे और इससे किया तो क्या होगा, ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है, तो इसका रिजल्ट इसकी वजह से तो कुछ आएगा, लेकिन इनसे करेंगे तो जीरो हो जाएगा। इसलिए क्या है, इनके जब आपस में इसको करते हैं तो वैसे तो 9 रिजल्टेंट आते हैं, लेकिन 9 में से क्या होता है, 6 रिजल्टेंट तो क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने की वजह से निल हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ओनली कौन से वाले रिजल्टेंट बचेंगे, सेम डायरेक्शन वाले। तो इनका रिजल्टेंट क्या बचेगा, सीधा सीधा कुछ भी नहीं है, ए एक्स मल्टीप्लाइड बी एक्स आई स्क्वायर प्लस ए वाई रिजल्टेंट बी वाई जे स्क्वायर, ठीक है, प्लस
ए जेड बी जेड प्लस के स्क्वायर, ठीक है। आई स्क्वायर होता है 1, ये होता है 1, ये होता है 1, यानी रिजल्टेंट क्या हो गया, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये हो गया रिजल्टेंट, ठीक है। ये तो हो गया इसका शॉर्टकट। लॉन्ग कट के अंदर मैं बताता हूं कि क्या होगा, इस ए एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो आएगा ये, फिर आएगा क्या, फिर कुछ और प्रोडक्ट आएंगे, वो क्या बनेगा, ए एक्स बी वाई आई जे, ये नलिफाइड हो जाएगा, क्योंकि देखिए आई और जे क्या है एक्चुअल में, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का होता है 0, तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको इससे किया तो क्या बनेगा, ए एक्स बी जेड आई के, ये भी क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, क्योंकि आई और के भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। फिर कंप्लीट हो गया इसका, ए वाई से करेंगे तो इससे करेंगे तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो नहीं, इसको इससे करेंगे तो पहले ये आएगा, ए वाई बी एक्स आई जे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। उसके बाद इसको जब हम इससे करेंगे तो वो ये है जो बचेगा, ठीक है। फिर इसको इससे करेंगे तो वो नलिफाइड हो जाएगा। ठीक वैसे ही जब इसको हम इससे करेंगे तो नील हो जाएगा, इससे करेंगे तो नील हो जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो ये बच जाएगा। यानी कि हमें क्या करना है, इसको याद रखना है, फिर इसको याद रखें, आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर 1 1 1 बन जाएगा, अल्टीमेटली क्या बचेगा, ये बचेगा। तो इस तरह से हमें क्या होगा, अगर कोई दो वेक्टर हमारे को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में या यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में दिए हुए हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट किस तरह से होगा, उसका है शॉर्टकट ये। रही बात एंगल की, वो तो होता ही नहीं, उसकी आवश्यकता है ही नहीं। तो इसी के साथ मेरा सारा ये वीडियो का सारा कंसेप्चुअल यहीं समाप्त होता है, ठीक है। इसको आप सारे को नोट कर लीजिए, याद रखिए। अभी अपने पास समय है तो हमने डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को पढ़ लिया है। अब उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम करते हैं। तो देखिए, जैसे ये 2 एग्जाम्पल्स है क्वेश्चंस के, तो आपको क्या है, जब भी कोई वेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे तो आपको कुछ बेसिक रूल्स क्या है याद रखने हैं। 2-3 बेसिक रूल्स है जो तो आपको याद रखने ही रखने हैं। जिसमें से फर्स्ट रूल है, अगर कोई वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। दूसरा है, कोई भी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए रूल है, वेक्टर को क्या करो आप, डिवाइड कर दो, किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से डिवाइड कर दो। ये इसका सेकंड रूल है। सेकंड जो फॉर्मूला है आपके काम में आना ही आना है। जितने भी क्वेश्चन हो, जैसे भी क्वेश्चन हो, किसी भी पोर्शन के क्वेश्चन हो, चाहे हम कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर करें या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का करें या डॉट प्रोडक्ट करें, या अभी आने वाला जो आपका सब्जेक्ट टॉपिक होगा क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें भी ये दोनों फॉर्मूले काम में आएंगे ही आएंगे। यानी कि अब हम कर रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल, लेकिन उसमें इन दोनों फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। यूनिट वेक्टर निकालना आना चाहिए आपको, और दूसरा है आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर निकालना आना ही चाहिए। अब है आपका ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी, इसके लिए क्या है, हमारे पास में 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है। दोनों में से कौन सा काम में लेंगे वो डिपेंड्स करता है सिचुएशन में। पहला फॉर्मूला तो है बहुत इजी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। यानी कि जब हमें क्या है कि दोनों वेक्टर जिनका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, उनका यदि हमें मैग्नीट्यूड और एंगल बिटवीन देम दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए डायरेक्ट उनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कभी भी डायरेक्ट यूज नहीं होगा, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपको किस सिचुएशन में किस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। जब भी आपको कोई 2 वेक्टर का वो करना है और उन्होंने क्या वेक्टर की रेक्टेंगुलर फॉर्म नहीं दी है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में वो वेक्टर नहीं दिया है हमारे को, डायरेक्ट उसने क्या कह दिया, भाई 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करो जब
एक का मैग्नीट्यूड ये हो, दूसरे का ये हो, और दोनों के बीच में एंगल ऐसा हो, इस तरह से क्वेश्चन दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज होगा। और इस फॉर्मूले को यूज हम केवल उनका स्केलर प्रोडक्ट निकालने के लिए ही नहीं करेंगे, कभी कभी हमें क्या करना होगा, ये जब कॉस थीटा निकालना होगा, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, तब भी हमें क्या होगा, ये यूज़ करने में फॉर्मूला यूज़ होगा, याद रखिएगा। यानी कि ये फॉर्मूला हमें कभी मैग्नीट्यूड्स निकालने में भी यूज़ हो सकता है, और दूसरा कॉस थीटा की वैल्यू भी निकालने में यूज़ हो सकता है, और तीसरा स्केलर प्रोडक्ट निकालने में भी यूज हो सकता है, ये याद रखिएगा। तो फॉर्मूले का एक ही यूज़ नहीं है। फिर है आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो है स्केलर प्रोडक्ट का। मैंने आपको बताया था कि स्केलर प्रोडक्ट के लिए दो फॉर्मूले होते हैं, पहला फॉर्मूला तो यही है, दूसरा है जब आपको वेक्टर्स क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिए हुए हो, ठीक है, जैसे एक्स आई जे के जो है ना, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, यूनिट वेक्टर रेक्टेंगुलर यूनिट कंपोनेंट्स है, इनकी फॉर्म में दिए हुए हो, तब हमें इनका वो निकालना है। तो उसका सीधा है, डायरेक्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इससे क्या होगा, डायरेक्ट आपका ए डॉट बी निकल जाएगा, ठीक है। ए डॉट बी निकालने का, डायरेक्ट निकालने का तरीका है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वहां पे एक्स वाई जेड, थोड़ा सा इसको मैंने गलत लिख दिया, तब क्या होगा, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z3, ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए क्रॉस बी का जब हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर की फॉर्म में दिया हुआ हो, तब ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। अब हम इनको याद रखते हुए, कंसिडर करते हुए इन क्वेश्चंस को करते हैं। पहला है आपका ए वेक्टर दिया हुआ है, ए और बी, और ये क्वेश्चन है फाइंड ए डॉट बी। तो देखिए अब आप इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो वेक्टर्स है उनके मैग्नीट्यूड नहीं दिए हुए हैं। अब आप कहोगे कि हम तो क्या करेंगे, वो निकाल लेंगे। भाई कोई भी वेक्टर दिया हुआ हो तो उसको वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हम निकाल सकते हैं, हम मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये कॉस थीटा कहाँ से लाएंगे, कॉस थीटा कहाँ से लाएंगे, तो इस फॉर्मूले को हम यूज नहीं कर सकते। कई बार क्या करेगा वो, हमें ये कॉस थीटा इनडायरेक्टली देगा, इनडायरेक्ट वे में भी दे सकता है। तो जब इनडायरेक्टली देगा तब भी हम क्या करेंगे, तब हम इस फॉर्मूले को यूज करते हुए करेंगे। तो देखिए जैसे जैसे सिचुएशन है कि उस पर निर्भर करता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है ए डॉट बी, तो ये ए डॉट बी क्या हो गया, सीधा आई प्लस 2j माइनस के डॉट, ये मैं कैप थोड़ा जल्दबाजी के लिए भूल जाऊंगा, कोई बात नहीं, इनको थोड़ा याद रखो, आप थोड़ा सा इसको माफ़ कीजिएगा, -1i माइनस 2j माइनस 2k। अब इनका हमें क्या करना है, इनका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, तो हम सीधा ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और आंसर निकाल देंगे। तो देखिए उसमें क्या है, फॉर्मूला क्या लिख भी देते हैं, थोड़ा ठीक रहता है, x1 x2 प्लस y1 y2 सॉरी y1 डॉट y2 प्लस z1 z3। तो उसको यूज़ करते हुए क्या हो गया, सीधा 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -2, ठीक है, प्लस -1 इंटू -2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सीधा सीधा 1 इंटू -1 -1 प्लस 2 इंटू -2 क्या हो गया, -4 बाहर आकर के क्या हो गया, अल्टीमेटली -4 हो गया, और ये हो गया -2 प्लस, तो यानी +2। तो इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या हो गया, -5 2 यानी -3, यही इसका आंसर होगा। अब आप कहेंगे कि ये तो वेक्टर्स है, तो वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर्स का प्रोडक्ट, वेक्टर इसकी डायरेक्शन बताओ। दिमाग में क्वेश्चन तो आ सकता है ना, वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है उसका आंसर ये जो आया है, इसकी डायरेक्शन बताओ। तो ऐसा है कि आपको याद दिलाता हूँ, ये है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में दोनों वेक्टर मिलकर के प्रोडक्ट करके
जो फिजिकल क्वांटिटी हमें देते हैं वो होती है स्केलर क्वांटिटी और उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है। इस वजह से इसका सिर्फ ये मैग्नीट्यूड होगा। यही है इसका आंसर। ठीक है, हो गया ये कंप्लीट। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड, इसको मैं रब कर दूं, ये फर्स्ट का था। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर इज 5 and 4 एंड स्केलर प्रोडक्ट इज 20 देन फाइंड एंगल बिटवीन देम। अब देखिए आप, इसने क्या किया, मैग्नीट्यूड दे रखा है हमारे को दोनों वेक्टर का और स्केलर प्रोडक्ट दे रखा है उनका 20 है, तो ये कह रहा फाइंड एंगल बिटवीन देम। तो यानी कि हमें क्या करना है, अब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। a डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। यानी कि हमारे को क्या, इस फॉर्मूला को यूज करते हुए पहले हम कोसाइन फंक्शन ऑफ थीटा निकाल देंगे। यानी ये फॉर्मूला लिख देते हैं हम, वी नो दैट क्या है, a डॉट बी, वेक्टर a डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर हमने क्या कर दिया, वैल्यूज पुट कर दी। a क्रॉस b क्या है 20 और a कितना है 5 और ये b कितना है 4 कॉस थीटा। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, इक्वेशंस के रूल से सीधा ये 20 नीचे जाके आ गया 1। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, कॉस इनवर्स ऑफ 1। अब क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, या ये तो थोड़ी होगी साइंटिफिक लैंग्वेज, हम डायरेक्ट इससे ये भी कह सकते हैं कि थीटा की किस वैल्यू के लिए कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो इसका इट्स मीन्स डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि हम थीटा इज इक्वल टू 1 यानी 90 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री। इसका मीन्स ये दोनों क्या थे, एक दूसरे के पैरेलल थे। ठीक है, इससे निकल गया। और बाकी साइंटिफिक लैंग्वेज है, कॉस इनवर्स ऑफ 1 फाइंड आउट कीजिए। कॉस इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, π/2, सॉरी 0। ठीक है ना, 0 रेडियन होता है। तो ये 0 रेडियन, इसको 0 डिग्री भी बोल सकते हैं और 0 रेडियन भी बोल सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आप अब रेडियन एंगल की आदत डाल लीजिए, क्योंकि हमें सारा काम किस में करना है, एसआई सिस्टम में ही करना है। इसलिए अगर आप डिग्री भी निकाल देते हो कोई बात नहीं, लेकिन उसको रेडियन में बदलना आना चाहिए और कोशिश ये कीजिए कि हमेशा आंसर रेडियन में ही हो। क्योंकि जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, जैसे इन वेक्टर्स को हम क्या करेंगे, यूज करना शुरू करेंगे, तब हमें हमेशा इनकी वैल्यू किस में चाहिएगी, रेडियन में चाहिएगी। ये याद रखिएगा। ठीक है, हो गया ये सब कुछ। इसके रब कर दूं मैं, इसे सबको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चंस है जो मैंने लिखा है। कई जगह देखोगे इस तरह के कई क्वेश्चंस आएंगे। मुझे क्या है, आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट एक्चुअली आपको समझाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सा सिंपल सा है। इस तरह से कई तरह के क्वेश्चन आएंगे। इसका एक बेसिक कंसेप्ट है, उसी से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए बेसिक कंसेप्ट ये है कि, है ना, दो वेक्टर हैं। तो ये दो वेक्टर है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या निकालिए, एंगल फाइंड आउट कीजिए। हमें एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब इनके बीच में एंगल निकालना है तो आपको क्या करना होगा, इनको इस तरह से यूज करना होगा कि इनको क्या करना है, आपको कुछ इस तरह से कोई इनके फॉर्मूले प्रॉपर्टीज को यूज करना है। जैसे तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्या थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। तो इनमें हमें क्या करना है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब हमें पता है कि ए और बी के बीच में एंगल निकालने के हमारे पास फॉर्मूला है ए डॉट बी। ठीक है, अभी तक हमने क्या ए डॉट बी ही पढ़ा है। तो उसके लिए क्या है, ए बी कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम एंगल निकाल सकते हैं, यानी इनको आपस में हम मल्टीप्लाई वगैरह करें तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या है, जरूरत किसकी पड़ेगी, कभी इसकी भी जरूरत पड़ेगी और इन दोनों इनके मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिक से करना होगा।
कैसे करना होगा, सबसे पहले क्या कीजिए आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दीजिए। कर सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया हमने तो देखिए ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का स्क्वायर। अभी तक स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया है। हम कोई भी एक इक्वेशन होती है उस इक्वेशन के दोनों साइड में सेम प्रॉपर्टीज का चेंजेस ला सकते हैं, तो हमने चेंज किया है, तब तक वो इक्वेशन क्या होती है, बाय द रूल्स ऑफ इक्वेशन दोनों सेम ही रहती है। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया तो ये क्या हो गया, ध्यान से देखिए आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a डॉट बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2a डॉट बी, ठीक। अभी तक कोई दिक्कत इसमें? अब ध्यान से देखिए ये क्या हो गया, कट गया। अब ये क्या हो गया, ये से ये कट गया, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास में फाइनली क्या बचा, 2a डॉट बी इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 डॉट ए बी, यही बचा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को इधर ले आते हैं, इसको भी इधर ले आते हैं, तो क्या बन जाएगा ये 4a डॉट बी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक। अब इसको मैं क्या कहता हूं, a डॉट बी इज इक्वल टू 0/4, 0/4 लिखा, तो ये क्या हो गया, फाइनली क्या हो गया 0, ठीक है। अब हमें आना है हमारे इस पे आना है, इस चीज पे देखिए आप, a डॉट बी, a क्रॉस बी इज इक्वल टू a डॉट बी इंटू कॉस थीटा, ये होता है, ठीक है। तो यहां से देखिए आप कि इसका रिजल्टेंट 0 कब हो सकता है, किस सिचुएशन में हो सकता है, जब या तो ये 0 हो, या ये 0 हो, या ये 0, तीनों में से किसी एक का 0 होना जरूरी है। लेकिन जो हमें प्रॉब्लम दी थी उसके अंदर ये दोनों नॉन जीरो थे, ये दोनों तो नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, cos थीटा शुड बी 0, तभी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट 0 होगा। तो cos थीटा क्या हो गया, इसका मतलब क्या होना चाहिए, a डॉट बी शुड बी इक्वल टू 0, मीन्स क्या होना चाहिए था, cos थीटा शुड बी 0, इसका मतलब cos थीटा 0 है। और cos थीटा 0 कब होता है, cos थीटा 0 होता है व्हेन थीटा इज कितना 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, a और b दोनों क्या थे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर्स थे, तभी इनका क्रॉस प्रोडक्ट, ये तब ये जो सिचुएशन थी, ये जो कंडीशन थी, इस कंडीशन को भी वो फुलफिल करेंगे। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस भी करते रहना चाहिए, उससे क्या होता है, आपको कंसेप्ट, इनसे रिलेटेड कंसेप्ट सीखने को मिलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिए, इसको देख के हमको लगता है यार ये क्या है, ये कैसे होगा, ठीक है। लेकिन इस तरह की ट्रिक से देखिए, अब हमने किया क्या, स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया है, फिर कुछ लाए, फिर a डॉट बी 0 आ गया, तो उस 0 से देखिए हमने फिर क्या किया, अरे भाई अब 0 आ गया, अब वैल्यू तो हमें एंगल की निकालनी थी, बाकी कुछ दे नहीं रखा है, कोई वैल्यू दे नहीं रखी है, अब क्या करें। तो सीधी सी बात है भाई, ये तो सब नॉन जीरो थे ही थे। अब ये कंडीशन क्या पता है भाई, 0 कब हो सकते हैं, जब कोई भी दो नॉन जीरो वेक्टर एक दूसरे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो एक ही सिचुएशन होती है जब उनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है, वो सिचुएशन है जब दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो इस वजह से जब हमें, क्योंकि ये सिचुएशन पता थी, इस वजह से हमने क्या कह दिया, थीटा इज 90 डिग्री, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, इससे इसके जितने भी कंसेप्ट है उनको क्लियर करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है, फाइंड ए वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज बी,
ठीक है, एंड पैरेलल टू ए। ठीक है, हमें क्या करना है, दो वेक्टर दिए हुए हैं ए एंड बी, एक थर्ड वेक्टर फाइंड आउट करना है जो क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज दी है उसने ये कहा है कि उसका मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम एज बी है, सेम एज बी है, लेकिन वो क्या है, पैरेलल टू क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। उसका मैग्नीट्यूड ए के बराबर हो सकता है, लेकिन वो पैरेलल किसके होना चाहिए, ए के पैरेलल होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ट्रिकी और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, इसको क्वेश्चन को करने के लिए अब करना क्या है, करने से पहले मैं थोड़ा सा इसको आपको कंसेप्चुअली बताऊंगा। तो देखिए, ये आपके पास मान लीजिए एक वेक्टर है, वेक्टर ए, इसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं। दूसरा वेक्टर है मान लीजिए बी, ठीक है, ये बी, तो इसको मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं तिरछा थोड़ा सा, ताकि आपको डिफरेंट रहे, है ना। तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, ये बी से रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे। अब पहला क्वेश्चन ये है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये बताइए कि ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर के पैरेलल आप कोई वेक्टर बता सकते हो क्या, कौन सा होगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन हो तो वो वेक्टर कौन सा होगा, वैसे तो कोई सा भी वेक्टर हो सकता है, लेकिन सबसे इजीएस्ट वेक्टर आपको बताना है इसके पैरेलल कोई होगा, तो वो दरअसल में हर एक वेक्टर के का यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए आप। तो यूनिट वेक्टर होगा ना उसी वेक्टर का, वो यूनिट वेक्टर क्या होगा, इस वेक्टर के पैरेलल होगा। ठीक है, जैसे इसके पैरेलल मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लूंगा मैं। ठीक है, तो वो यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसके पैरेलल होगा, और बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, इस वेक्टर के पैरेलल होगा। ये है सबसे बेस्ट। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि कोई एक यूनिट वेक्टर इसके फाइंड आउट कर लिया, तो यूनिट वेक्टर निकल गया ये। ठीक है, इसे मैं क्या कह सकता हूं, ए कैप के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ऐसे ही मैं इसके खिलाफ जो यूनिट वेक्टर है उसको क्या कह सकता हूं, मैंने ड्रॉ किया ये, तो उसको मैं क्या कर सकता हूं, बी कैप से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप, ए कैप तो क्या है, यूनिट वेक्टर है एक, जो इस ए के पैरेलल है, होगा ही होगा, जो भी इस यूनिट वेक्टर होगा वो इसके पैरेलल होगा। ऐसे ही ये जो बी कैप है वो क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो बी के पैरेलल होगा। ठीक है, अब क्या है कि आपको जब कोई बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है जो इनके पैरेलल होगा, अब मुझे इनकी क्या है, लेंथ बढ़ानी है। किसी भी अगर यूनिट वेक्टर की लेंथ बढ़ानी है तो मैं क्या करूंगा, उसको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, सिर्फ उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, यानी उसके पास एक मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अभी इसके पास मैग्नीट्यूड कितना है, 1, और इसके पास भी 1 है। मुझे अगर इनकी लेंथ बढ़ानी है तो मैं इनको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे मैं इसको क्या करता हूं, मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए, है ना, दोनों 1 सेंटीमीटर इनकी लेंथ है। तो अब मुझे क्या इनकी लेंथ बढ़ानी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ये होगी 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और बढ़ गई, इसकी लेंथ होगी 2 सेंटीमीटर। यानी अब भी ये वेक्टर क्या है, पैरेलल टू ए है, सिर्फ मैंने देखो लेंथ बढ़ाई है। ठीक, ऐसे ही मैंने इसकी लेंथ भी बढ़ा दूंगा तो भी क्या हो जाएगा, ये पैरेलल टू, ये भी 1 सेंटीमीटर लेंथ बढ़ गई। तो ये जो यूनिट वेक्टर की सिर्फ मैंने लेंथ बढ़ाई है, तो ये भी वेक्टर क्या होगा, पैरेलल टू बी होगा। तो यानी कि यदि हमें क्या करना है, किसी भी वेक्टर के पैरेलल कोई वेक्टर बनाना है, तो पहले हमें क्या करना होगा, उस वेक्टर का, जिस वेक्टर के पैरेलल बनाना है, उस वेक्टर का एक यूनिट के इक्विवेलेंट यूनिट वेक्टर हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, और फिर जब लेंथ बढ़ानी है तो जितनी लेंथ बढ़ानी है ना, उस लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, उसी मल्टीपल से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि ए वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, अभी मैग्नीट्यूड तो भूल जाते हैं क्योंकि फर्स्ट हमारे लिए क्या है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैरेलल टू ए हो। ठीक है, तो पैरेलल टू ए हो, तो देखिए ये दोनों क्या थे, एक दूसरे के पैरेलल थे, यानी हमें क्या चाहिए, एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो ए के पैरेलल हो। तो हम ए का यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं, तो ए आपका क्या 3i + 4j है। ठीक है, तो अब यूनिट वेक्टर निकालने का क्या तरीका होता है, यूनिट वेक्टर होता है ए कैप इज इक्वल्स टू होता है ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से हम यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर ए निकाल लेंगे। वो उसका यूनिट वेक्टर भी होगा, वो उस पे भी शामिल हो सकता है और उसका पैरेलल भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ए कैप निकालेंगे तो देखिए इसके लिए हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए चाहिएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए के लिए क्या हो गया, 3i + 4
जे। तो इसको हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए से करना, तो मैग्नीट्यूड के लिए सीधा फॉर्मूला है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी क्या, 3 + 4 का 4 25 का अंडर रूट कितना हो गया 5। यानी मैं क्या करता हूँ 5 से इसको डिवाइड करता हूँ, तो ध्यान से देखिए ये क्या हो गया 3/5 i + 4/5 j। ये क्या हो गया, एक यूनिट वेक्टर हो गया जो कि इसके पैरेलल है। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, अरे ये यूनिट वेक्टर तो लग ही नहीं रहा है, इसमें तो कोई यूनिट जैसी बात ही नहीं है, इसमें कोई यूनिट जैसी तो बात दिख नहीं रही है, ये यूनिट वेक्टर है भी या नहीं है। इसको भी हम प्रूव कर देते हैं आपके लिए। मुझे तो पता है यूनिट वेक्टर है, लेकिन अब इसको प्रूव करते हैं कि ये एक यूनिट वेक्टर ही है विथ पर्टिकुलर डायरेक्शंस, एक इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन। कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आपके लिए निकाल रहा हूं, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें सीधा सा फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड, यानी कि जो भी वेक्टर है मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। तो ये मैंने यहाँ वैल्यू पुट की, तो देखिए आप ये क्या हो गया 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर, और ये क्या हो गया 4 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। इनको क्या किया, आपस में ऐड किया, तो ये गया 5 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो गया 5 स्क्वायर का अंडर रूट है, 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर कट गया 1, 1 का अंडर रूट होता है 1। तो देखिए आप, ये एक यूनिट वेक्टर ही है। ठीक है, दिखने में ये आपको यूनिट वेक्टर नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आप क्या ढूंढ रहे थे, यहां पे 1 ढूंढ रहे होंगे, यूनिट वेक्टर यानी यहां पे 1 होना चाहिए। इसलिए यूनिट वेक्टर होने के लिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसके साथ में 1 का होना जरूरी नहीं है, इस तरह के यूनिट वेक्टर भी होते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर था। अब क्या है, ये यूनिट वेक्टर हमने निकाल दिए ए कैप, जो कि क्या है, ए वेक्टर के क्या है, जो ए वेक्टर के पैरेलल है। तो जैसे कि हमने क्या कर दिया, ए यूनिट वेक्टर यानी ये वेक्टर निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, ये मैं इसको हटा देता हूं, भी मल्टीपल है ना। अब ये कह रहा है कि एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि क्या है, एक वेक्टर निकालना है जो इसके पैरेलल है। तो लो हम ड्रॉ कर देते हैं, हमारा रिजल्टेंट लो साहब। अभी हमने क्या कर दिया, एक वेक्टर तो ड्रॉ कर दिया, इससे क्या हो गया, हमें डायरेक्शन मिल गई। ले सकते हैं ना, इसके बराबर ही है, ये मान लीजिए सी है रिजल्टेंट, तो इसकी क्या कर दिया, अभी सी के कैप ही ले लेते हैं, सी कैप है ना, वो ये वेक्टर है जो कि क्या, जिसकी भी 1 सेंटीमीटर ही है, ये इसके पैरेलल है। अब सेकंड प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि इसका क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बी के बराबर होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, पहले वो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो बी का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कितना है 7 स्क्वायर, यानी 7 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर, सॉरी 5 स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट इज इक्वल टू कितना हो गया 49 प्लस 25 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 25 यहाँ लिखा, तो ये 1 और 5 4 और 2 74। ठीक है, सही है, 74 हो गया, अंडर रूट 74 इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। तो अब हमें क्या करना है, ये कह रहा है कि आपने यूनिट वेक्टर यानी इसकी डायरेक्शन तो कर दी, लेकिन अब ये कह रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस मैग्नीट्यूड को इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यूनिट वेक्टर कौन सा था, वो ये था, यही था। तो इस यूनिट वेक्टर को हम क्या कर देते हैं, सी की मैग्नीट्यूड कितना है 3/5i + 4/5j, इस सी का मैग्नीट्यूड इतना। अब ये कह रहा है कि इसको इतना गुना कर दो, तो इसको क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाइड बाय, यानी कि हमें सी वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, सी कैप जो कि एक्चुअल में क्या है, ए कैप के बराबर है, इक्विवेलेंट है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो कितना है, देखिए आप 3/5i + 4/5j मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 74। तो इसका आंसर क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 74 इंटू 3/5i + अंडर रूट ऑफ 74/5
इंटू 4j। ये बन गया आपका सी वेक्टर, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर जो इसने क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, तो इसी के साथ इस तरह के बहुत क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस कीजिए। लिमिट क्रॉस है, बहुत है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे क्या करेंगे आप, वेक्टर्स की दुनिया से आपका फ्रेंडशिप बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे इनसे प्यार होने लग जाएगा, ये अच्छे लगने लग जाएंगे, ऐसा लगेगा कुछ भी नहीं है बस। लेकिन क्या है, प्रैक्टिस और बार बार करने से ही सीखने को मिलेगा। लेकिन सारे कंसेप्ट्स और सारी फॉर्मूलाज आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, इसे रब कर दूं, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो ये समाप्त होता है। यदि आपको पसंद आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।